दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक और बिहार के बगहा विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कल 5 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारा जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग वहां पर आए हुए लोगों को हम गौ नीति कानून की जानकारी देंगे कि किस तरीके से इस कानून को हम जल्दी लागू करवा सकते हैं और किस तरीके से हम इन कानून को लागू करवाने के बाद देसी गायों की संख्या आज देश में 14 से 15 करोड़ है, उसकी संख्या हम 100 करोड़ से भी अधिक किस तरीके से कर सकते हैं। इस कानून के बारे में हम जानकारी देंगे और कानून को किस तरीके से लागू करवाएंगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। अब देखिए, गाय को बचाना बहुत जरूरी है। क्यों देसी गायों के बचाना बहुत जरूरी क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो देसी गाय है उसके दूध में गुड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो देसी गाय का आप दूध पियोगे तो आप बीमारियों से मुक्त होगे। आपके घर में जो बीमारियों का खर्चा, बीमारियों के ऊपर दवाइयों का जो खर्चा लगता था, वो दिन प्रतिदिन कम होगा। ठीक है ना। आज अमूमन हर एक परिवार में एक साल में लगभग 10,000 रुपए का दवाई लग जाता है। ठीक है, लगभग इतना रुपए हर एक परिवार में खर्च हो जाता होगा। अगर हम देश में देसी गायों की संख्या बढ़ाते हैं तो इन 10,000 रुपए में से आपका खर्च बिल्कुल कम हो सकता है। ठीक है ना। वो किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि देसी गाय के दूध में जो गुड बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा होता है, हमें जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो जल्दी पूरा हो जाता है। ठीक है ना। और कई लोग को शुद्ध देसी गाय का दूध नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग मांस मछली खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको वो न्यूट्रिशन पूरा होता है। तो उससे क्या, हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान है। तो मतलब कि फसल और नस्ल दोनों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आज देखो, जैसे कि हम अगर 90% अगर मांस मछली का कंजप्शन कम कर दें तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत जल्दी बचेगा और हमारा 60% लैंड, एग्रीकल्चर लैंड बच जाएगा। क्योंकि आज 100 किलो अनाज में से 60 किलो अनाज तो जानवर खा जाते हैं और फिर उन जानवरों को इंसान खाता है। ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट अनाज खाएंगे तो 100 किलो की जगह हमें 40 किलो की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर देश में हम 100 करोड़ से भी ज्यादा देसी गायों की संख्या बढ़ा दें और गौ नीति कानून के ड्राफ्ट के धारा में यह लिखा हुआ है कि गौ कल्याण मंत्री तहसील के स्तर पर, वो गांवों में तहसील के स्तर पे गौशालाओं का निर्माण करेगा और शहरों में बस्तियों के स्तर से, मतलब कि वार्ड स्तर से अगर हम गौशालाओं का निर्माण करें, मतलब कि पूरे देश में 25 लाख वार्ड है। ठीक है ना। अगर 25 लाख वार्ड में अगर 10-10 लाख गाय भी कर दें हम, तो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, हम किसी भी तरीके से 100 करोड़ से भी ज्यादा हम देसी नस्ल की गायों की संख्या हम बढ़ा देंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में दूध और पर्याप्त मात्रा में गोबर और गोमूत्र मिल सकेगा। गोबर और गोमूत्र का एग्रीकल्चर में, मतलब कि खेती में बहुत ही ज्यादा उसका इस्तेमाल होने से लाभ मिलेगा। ठीक है ना। और गायों को भी हम खेती करवाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। और आजकल कोई बहुत सारा एक मॉडर्न इंडिया हो गया है, मॉडर्न दुनिया हो गया है, तो हम बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हैं किस तरीके से हम उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं और किस तरीके से उनको सहूलियत से रखकर हम उनको अच्छा अच्छा जीवन दे सकते हैं और उनसे हम दूध और गोबर और मूत्र प्राप्त कर सकते हैं। गोबर और मूत्र खेत के लिए लाभदायक है और दूध इंसानों के लिए लाभदायक है। ठीक है। तो भारत में, अभी भारत में बहुत ही ज्यादा लोग, भारत में समझ लो कि कम से कम 10 बड़े संगठन काफी सीरियस तरीके से पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं गाय माता को बचाने के लिए। ठीक है ना। और गाय माता को बचाने का जो लड़ाई है, ये अकबर के जमाने से होता आ रहा है। ठीक है ना। कई सारे मुगल शासक आए, उन्होंने देसी गौ को वध करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। कुछ मुगल शासक थे जिन्होंने थोड़े दिन के लिए प्रतिबंध हटाया था, फिर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। कहने का मतलब कि मुगलों ने भी देसी गायों को काटने पर प्रतिबंध लगा रखा था। ठीक है ना। 90% समय तक उनके काल में प्रतिबंध था। जैसे ही मुगल आए भारत में, सॉरी, जैसे ही अंग्रेज लोग आए भारत में, अंग्रेजों ने सबसे पहले गाय के कत्ल के ऊपर जो प्रतिबंध है उसको हटा दिया। गौ हत्या के ऊपर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया।
ताकि उनको खाने को मिल जाए। तो वो देसी गाय को खाते थे, मतलब उस टाइम देसी ही गाय होती थी भारत में, तो वो लोग खाते थे। और एक तो मुस्लिम लोग भी नहीं खाते थे, पर जैसे ही प्रतिबंध हटा, मतलब बाकी जानवर तो मुस्लिम लोग खाते थे, लेकिन देसी गाय के वध से जो प्रतिबंध हट गया तो मुस्लिम लोग भी खाने लग गए। तो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है वो बढ़ गया। तो अंग्रेज यही चाहते थे, अंग्रेजों का शुरू से ही उनका नियत था कि लोगों को तोड़ो और राज करो, ठीक है ना। तो उन्होंने प्रतिबंध हटा के हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़ा दिया, और आज तक, मतलब आज तक समझ लो कि ये जो लड़ाई है 500 साल से चल रही है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। या फिर 200 साल 300 साल से तो चल रही है, ठीक है ना। इतने वर्षों के बावजूद भी आज तक देसी गाय को काटने से सरकार रोक नहीं पाई है, ठीक है ना। जो कि सरकार की एक सिग्नेचर का काम है, मतलब 5 मिनट का काम है कानून लागू करना, ठीक है ना। तो चलो पहले कानून के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, ये कानून लागू करवाना बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किस तरीके से ये कानून को लागू करके पूर्ण रूप से, मतलब लगभग एक हद तक गाय के वध के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। उसमें क्या है कि देखो, आज तक सरकारों ने जो जो कानून छापा है उसमें बहुत सारा, समझ लो कि एक बेईमानी करने का, लूट करने का उसमें लूप होल है, उसमें मौका है, विकल्प बहुत है, ठीक है ना। जैसे कि गौ मंत्रालय का निर्माण नहीं किया गया है, तो जो गौ मंत्री, जैसे कि गौ नीति कानून, जो राइट टू रिकॉल पार्टी ने गौ नीति कानून प्रस्तावित किया है, इस कानून में, इस कानून की जो धारा है उसमें लिखा हुआ है कि ये तो पहली बात तो राज्य स्तर पे लागू होगा, क्योंकि जो राज्य की जो पुलिस होती है वो राज्य के मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होता है। जो पुलिस सुरक्षा जो है वो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में नहीं काम करती है, वो मुख्यमंत्री के कंट्रोल में काम करती है। तो इसीलिए ये जो कानून है ये स्टेट लेवल पे लागू हो सकता है, या प्रधानमंत्री जी की जहां जहां पे सरकार है वहां वहां पे उन स्टेट पे वो लागू करवा सकते हैं। खैर, तो मान लो कि इस कानून को किसी भी राज्य स्तर पे कोई भी मुख्यमंत्री लागू कर सकता है। तो ये कानून की धारा में क्या है, पहली बात तो स्टेट लेवल पे लागू होगा। दूसरी चीज कि हर एक राज्य में गौ कल्याण मंत्री बनेगा, वो मंत्री भी वोट वापसी पासबुक कानून के दायरे में आएगा। मतलब कि उस मंत्री की जो नौकरी है वो 24 घंटा नागरिकों के हाथ में होगी, मतलब हमारे आपके जैसे लोगों के हाथ में होगी। तो डरेगा कि आज मैंने गलत काम किया तो कल से ही लोग मेरे को नौकरी से बदलने के लिए कार्य करने लग जाएंगे। लोग अपने मोबाइल से उसको नौकरी से बदल सकते हैं, लोग पासबुक से, वोट वापसी पासबुक को पटवारी ऑफिस में ले जाके नौकरी से बदल सकते हैं। मतलब नौकरी से बदलना बहुत आसान है। तो अगर मैंने आज ही कोई गलत काम किया तो कल से ही लाखों करोड़ों लोग मेरे को नौकरी से बदलने का आवेदन देने लगेंगे। तो गौ मंत्री को डर होगा तो पूरे राज्य में अपना काम ईमानदारी से करेगा, नहीं तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देगा। उसी तरीके से गौ मंत्री हर एक जिले के स्तर पे वो जिला गौ रक्षा अधिकारी चुनेगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी जिला पुलिस प्रमुख जो एसपी होता है, उसी तरीके से उसको ही ये नौकरी दे सकते हैं या फिर किसी और को नौकरी दे सकते हैं। जिला लेवल पे गौ रक्षा अधिकारी होगा, और वो गौ रक्षा अधिकारी का जो कार्य होगा वो उसके जिले में जितने भी गौशालाएं चल रही हैं, क्या वो ईमानदारी से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, अगर नहीं चल रही है तो क्या दिक्कत आ रही है, वो फिर उसका समाधान करेगा, ठीक है ना। अब वो गौ रक्षा अधिकारी और गौ मंत्री अपनी काम ईमानदारी से क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी जो नौकरी है वो जनता के हाथ में 24 घंटे रहेगी। अगर किसी ने, मैं मान लो मैं यहाँ से गया और किसी गौशाला में देखा कि भाई ये यहाँ पे जो प्रबंधन है ये खराब है, जो प्रबंध, जो भी चीजें यहाँ पे जरूरी आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं की जा रही है, और इसमें अपना, मतलब कि जो जिला गौ रक्षा अधिकारी है वो दोषी है, तो मैं अब उसको हटाने के लिए अपना प्रक्रिया में शामिल हो जाऊंगा। तुरंत वोट वापसी पासबुक ले जाके बोलूंगा भाई इस जिला गौ रक्षा अधिकारी को हटा के दूसरे अधिकारी को बैठाओ, ठीक है ना। मैं अपने मोबाइल से एसएमएस करके ऑनलाइन के जरिए मुख्यमंत्री की वेबसाइट के जरिए मैं उसको रिकॉल कर सकता हूँ, उसको बदल सकता हूँ नौकरी से। मतलब बदलना बहुत ही आसान है, तो हम तुरंत उसको नौकरी से बदल सकते हैं। तो जिला अधिकारी को, जिला गौ रक्षा अधिकारी को और राज्य के गौ कल्याण मंत्री को, दोनों को अपनी नौकरी बचाने के लिए रोज कार्य करना पड़ेगा, मतलब ईमानदारी से रोज कार्य करना पड़ेगा। और जैसे ही कोई इसमें आपराधिक मामला आता है वो मामला जूरी सुनेगी, ना कि भ्रष्ट जज सिस्टम नहीं है इसमें। इस कानून के दायरे में जूरी के पास जाएगा, मतलब कि जूरी अदालत एक बैठेगी और उसमें जूरी जो प्रबंधक होगा उसके पास जाएगा, वो भी वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा। मतलब कि जो जूरी प्रशासक है
उसके पास ये मामला जाएगा कि भैया ये मंत्री, गौ कल्याण मंत्री ने या गौ रक्षा अधिकारी ने या किसी ने भी ऐसे बेईमानी किया है, तो अब इस बंदे को क्या सजा दी जाए, किस तरीके से दी जाए, वो जूरी डिसाइड करेगी। तो कहने का मतलब इस कानून के एक एक धारा में नागरिकों के पास बहुत ही ज्यादा शक्ति है, और जो गौ रक्षा अधिकारी हैं, जो गौ कल्याण मंत्री है, उनको सिर्फ एक नौकरी के हिसाब से एक मतलब कि एक पद दिया जाएगा। तो उनको 24 घंटे डर होगा, और 24 घंटे जैसे एक इम्प्लॉई, एक फैक्ट्री में काम करने वाला नौकर जिस तरीके से अपनी अपनी नौकरी पूरा ईमानदारी से करता है, उसी तरीके से जो गौ कल्याण मंत्री हैं और जो गौ रक्षा अधिकारी है जिले का, वो भी अपनी नौकरी को पूरा ईमानदारी से काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो जेल जाएगा या फिर नौकरी जाएगी, तभी उनको डर होगा। और आज तक जब से सरकार बनी है भारत में, तब से आज तक पिछले समझ लो कि आप 80 लगभग 80 वर्षों में उन्होंने जो भी कानून बनाया है, उस कानून में नागरिकों के पास कोई शक्ति नहीं आई है। मतलब नागरिक ना ही किसी को दंड दे सकता है, ना ही नागरिक किसी को नौकरी से बदल सकता है। जब नागरिकों के पास, भारत के 150 करोड़ जो आबादी है, जिसमें 100 करोड़ मतदाता है, अगर इनके पास कोई शक्ति नहीं मिलेगी, तो वो लोग फिर जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं, वो डरेंगे क्यों? वो तो अपने पैसे के लिए काम करेंगे ना। अगर मान लो किसी ने बोल दिया भाई देसी गायों की संख्या घटाओ ताकि लोग ज्यादा बीमार हो, मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए दूंगा, तो आपको दिन रात यही काम करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से मैं देसी गायों की संख्या घटाऊं। ठीक है ना। जो फार्मा कंपनियां हैं, उनकी लाखों करोड़ों रुपयों का जो माल बिकेगा, दवाइयां बिकेगी। ठीक है ना। मतलब कि 1 लाख करोड़ का मान लो, उसको 5 साल में अगर उसका माल बिक रहा है, ठीक है ना, तो वो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ आपको दे देगा कि आप ये गलत गलत कानून छाप के लोगों को बीमार करते रहो। ठीक है ना। तो जब नेताओं की और जिला अधिकारियों की नौकरी जनता के पास नहीं होती है, तो वो जहां से लाभ मिल सकता है उन लोगों के कंट्रोल में वो काम करने लग जाते हैं। उनको वो पैसा देंगे और वो लोग उनके लिए काम करेंगे। जैसे कि आज शायद सभी जिला अधिकारी और सभी मंत्री इसी तरीके से कार्य करते होंगे शायद। ठीक है ना। लेकिन अगर गाय माता को बचाना है सच में, तो आपको गौ नीति कानून, और गौ नीति कानून के धारा में जो लिखा है कि एक गौ कल्याण मंत्री हर एक राज्य में बनेगा, गौ कल्याण मंत्रालय बनाया जाएगा, उसका एक मंत्री होगा, और सभी जिलों में गौ रक्षा अधिकारी होगा, जिला गौ रक्षा अधिकारी। तो जब तक ये दो लोगों की नौकरी नहीं वहां पे मतलब कि उपस्थित होगी, मतलब कि ये मंत्रालय नहीं बनाया जाएगा, जब तक ये कानून नहीं लागू करवाया जाएगा, तब तक नागरिकों के हाथ में कोई शक्ति नहीं मिलेगी। जब नागरिकों के हाथ में कोई शक्ति ही नहीं होगी, तो नागरिक गायों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बहुत सारे आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोगों से मैं मिलता हूं, तो वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कहते हैं कि हम तो ट्रक का ट्रक पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस भी उल्टा हम पे कई बार एफआईआर कर देती है। कुछ परिचित लोग हैं मेरे पास, उनके ऊपर पुलिस ने उनको 2-2 महीने जेल में डाल के रखा था। ठीक है ना। मेरे कुछ संपर्क में लोग हैं जो लोग 2-2 महीने जेल में रहकर आए हैं गाय को बचाने के लिए। मतलब सोचो, जिसको हम गाय माता समझते हैं, उसको भी बचाने के लिए अपने देश में, जहां पे पुलिस है, कोर्ट है, नेता है, मंत्री है, सब कुछ है, वो लोग रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आम नागरिक को रक्षा करना पड़ रहा है। और उसके बाद भी आम नागरिक 2-2 महीने जेल में काट के आ रहा है। क्यों? क्योंकि कानून ही इसी तरीके से लागू किया गया, जिसमें नागरिकों के पास कोई शक्ति ही नहीं है। अब मान लो कोई कंपनी हो, कोई फार्मा कंपनी हो, दवाई बनाने वाली कंपनी हो, बोले भाई लोगों को ज्यादा बीमार करना है, 10-10 हजार करोड़ रुपए 5-5 साल का पकड़ो और गायों की संख्या घटाते रहो। ठीक है ना। तो फिर वो क्यों इतना प्रशासन को मंत्री लोग टाइट करके रखेंगे, या फिर उनको पुलिस वालों को, मंत्रियों को डर ही क्या होगा नागरिकों से? उनको उल्टा जेल में डालेंगे और गायों की काटने की संख्या बढ़ाएंगे। आज जितने भी लोग सत्ता में बैठे हैं, या जो विपक्ष के लोग हैं, जो जिनको मैं नकली बोलता हूँ, भारत में 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और सभी की सभी का जो मालिक है वो ईवीएम और मीडिया को कंट्रोल करने वाले यूएस, यूके और वेपन मैन्युफैक्चरिंग के मालिक लोग हैं। मतलब अमेरिका है, ऐसा समझ लो आप। तो उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं और उनका पूरा कंट्रोल है हर एक चीजों में। तो कहने का मतलब है कि भाई सच में अगर गाय माता को बचाना है, तो गौ नीति कानून को पढ़ो पहले, जो राइट टू रिकॉल पार्टी ने प्रस्तावित किया है। अगर आपको ये कानून सही लगता है, तो इस कानून को लागू करवाने के लिए आप कार्य करो, ना कि किसी भी ऐसे संगठन में जुड़ो या किसी भी ऐसे संगठन में कार्य करो जो संगठन के लोग कोई भी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब वो किसी भी कानून का ड्राफ्ट,
कानून का ड्राफ्ट लिखकर जनता में उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो लोग वो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि गाय को बचाओ, गाय माता को बचाओ। वो 500 साल से मांग चल रहा है, मतलब कि 500 साल के हजारों सालों से चल रहा है। अकबर के जमाने से गाय को बचाने के लिए भारत में आंदोलन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि हजारों साल से जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, अगर उसी तरीके से आंदोलन में अगर देश के युवा शामिल होते रहेंगे तो गाय माता को नहीं बचाया जाएगा। और आप लोग भी इन आंदोलनों में लग के इनमें कार्य करके आप लोग एक दिन दुखी हो जाओगे और ये किसी भी आंदोलन पे मतलब किसी भी संगठन में आंदोलन में विश्वास करना छोड़ दोगे। खैर, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी और किसी भी आंदोलन को जब तक सपोर्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि वो और कानून का ड्राफ्ट, मतलब कानून लिखे कि भाई जैसे कि राइट टू रिकॉल पार्टी ने कानून लिखा, गौ नीति कानून। अब उस कानून की धारा में एक एक चीज में नागरिकों के पास शक्ति है, इसलिए वो लोग जिला गौरक्षा अधिकारी को डरवा के रखेंगे और जो गौ कल्याण मंत्री होगा उसको डरवा के रखेंगे। 24 घंटे वो ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन आज तक भारत में 1 लाख संगठन है, एनजीओ है, 1 लाख एनजीओ, 3000 पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से किसी ने भी आज तक, अभी तक, आज ये जो वीडियो बन रही है 4 अप्रैल 2026 को बन रही है, अभी तक किसी भी एक पार्टी, किसी भी एक संगठन, किसी भी एक आंदोलन और किसी भी एक अभियान वाले ने आज तक कोई भी कानून खुद से नहीं लिखा है और उसका ड्राफ्ट को प्रचारित नहीं किया है। सभी लोग प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नकली कानून छाप छाप के वो मांग तुम्हारी पूरी करता रहेगा और तुम लोग रोज आंदोलन करते रहोगे। कभी कोई संगठन आ गया, कभी कोई अभियान आ गया, कभी कोई पार्टी आ गई, कभी कोई एनजीओ आ गया, वो गाय को बचाने के लिए आंदोलन करते रहेंगे और लोगों का टाइम पास करवाते रहेंगे। लेकिन जो देश के युवा हैं इनको समझना चाहिए कि इस देश को बर्बाद करने के लिए लाखों संगठन, लाखों एनजीओ और हजारों पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। कुछ सत्ता में है, कुछ विपक्ष में है, सब अंदर से मिले हुए हैं। मतलब ये लाखों संगठन है, ऐसे हजारों पार्टियां हैं जो सच में युवाओं का समय बर्बाद करने के लिए बार बार ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के युवाओं को जोड़ती है कि हिंदू बचाने के नाम पे युवा आ जाएंगे, गाय बचाने के नाम पे युवा आ जाएंगे, क्लाइमेट बचाने के नाम पे युवा आ जाएंगे और युवाओं का समय बर्बाद होता रहेगा। आप पिछले इतिहास में हजारों साल का जो भी कुछ आंकड़ा है निकाल के आप देख लो। मतलब कि हिंदू को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है, अभी तक हिंदू बचा नहीं बचा। गाय को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है, गाय भी नहीं बचा। भाई गाय बचेगी ही कैसे जब हम लोग खुद कानून का ड्राफ्ट लिखकर उसका प्रचार नहीं करेंगे, पब्लिक डिमांड नहीं खड़ा करेंगे। तो आप चाहे हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर लो आप, लेकिन फिर भी गाय नहीं बच पाएगी क्योंकि आप लोग कानून का प्रचार नहीं कर रहे हो। भाई कानून लागू करो, जैसे कि गौ नीति कानून है। अब गौ नीति कानून में किसी पार्टी, किसी संगठन का नाम नहीं लिखा हुआ है। जिसने उस कानून को ड्राफ्ट किया है उसका भी नाम नहीं लिखा हुआ है। वो कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन गौ नीति कानून को अपने मुद्दे में शामिल कर सकती है, अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। उसमें किसी पार्टी, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी संगठन का नाम नहीं है। तो अगर देश के युवाओं को सच में गाय माता को बचाना है और गायों को रखने के लिए गौशालाएं वार्ड स्तर पे, मतलब देश में 25 लाख वार्ड हैं, तो 25 लाख से भी ज्यादा गौशालाएं खुलवाने के लिए अगर कार्य करना है, गायों की संख्या, देसी गायों की संख्या 14-15 करोड़ से अगर 100 करोड़ से भी ज्यादा अगर आपको करना है और जल्द से जल्द करना है और आपका जो आप आंदोलन कर रहे हो अगर उसको ईमानदारी से और सच्चाई से आगे बढ़ाना है, अगर असली क्रांति करनी है, असली आंदोलन करना है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ो। मेरा नाम राहुल तिवारी, मैं दिल्ली के चांदनी चौक से और बगहा के बिहार के बगहा विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूं और बहुत सारे लोग हैं। आप चाहो तो सिर्फ गौ नीति कानून का ड्राफ्ट हमसे मांग लो, हम आपको दे देंगे और उसका प्रचार करो। या फिर हम लोग जिस तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं पूरे भारत में, उस तरीके से आप काम करो हमारे साथ जुड़ के। हम लोग किसी पार्टी और किसी संगठन में विश्वास नहीं करते, हम लोग सिर्फ कानून और उसकी ड्राफ्ट और उसकी धारा में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि गाय को बचाना बहुत जरूरी है और अब तक जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से गौ नीति कानून ही गाय माता को बचा सकती है। ठीक है, ये हो गया पहला बात। उसको हम बचाने के लिए जंतर मंतर पे कल 5 अप्रैल को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को एक प्रदर्शन होने जा रहा है। उसमें आप सभी लोग आओ और जो भी नेता लोग हैं, कहने का मतलब कि जो नेता हैं ये जनता से डर क्यों नहीं रही है? भाई डरेगी तभी तो कानून लागू करेंगे।
तो डर इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको उनको जनता से कोई डर ही नहीं है, मतलब जनता के मतों से वो शायद चुनाव नहीं जीत रहे हैं। शायद अगर वो जनता के मतों से चुनाव जीतते शायद, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के वीवीपैट में काला कांच और लाइट सेंसर नहीं लगाया गया रहता। तो हम लोग भारत के 100 करोड़ मतदाताओं को मतदान कक्ष में बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प का कानून लागू करवाना चाहते हैं, जो कि ये भी राज्य का कोई भी मंत्री, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, अपने अपने राज्य के नागरिकों को ये शक्ति दे सकता है। संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत मुख्यमंत्री को, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को इतना अधिकार होता है कि वह अपने हिसाब से अपने राज्य का चुनाव करवा सकता है, मतलब कि बैलेट पेपर का विकल्प दे सकता है वो, ठीक है ना। और जब बैलेट पेपर का विकल्प होगा तभी हमारा मत ईमानदारी से हमारे प्रत्याशियों तक पहुंचेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि गाय माता को बचाया जाए, तो गाय माता को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप है, जो सबसे बड़ा कार्य है, वो कार्य सिर्फ ईवीएम हटाओ सेना और राइट टू रिकॉल पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं ईवीएम हटाओ सेना का एक्टिविस्ट हूँ, राइट टू रिकॉल पार्टी का एक्टिविस्ट हूँ। और अगर आपको गलत लगता हो तो आप सवाल पूछ सकते हो। मैं आपको एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भारत में 1 लाख एनजीओ, 3000 पॉलिटिकल पार्टियों, इनमें से किसी भी एनजीओ, किसी भी पार्टी का आप कोई भी कानून का ड्राफ्ट हमें दिखा दीजिए कि वो जनता में बांट रहे हैं। मतलब कानून, किसी भी समस्या का समाधान के लिए कानून लिखकर उसके ड्राफ्ट का जनता में प्रचार कर रहे हैं और पब्लिक डिमांड खड़ा कर रहे हैं और सभी पब्लिक को निर्देश दे रहे हो कि आप लोग मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मांग करो पोस्ट कार्ड भेजकर। ऐसा कितने लोग हैं, मतलब कितना 1 लाख एनजीओ और 3000 पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी एक हो तो मेरे को आप बताओ, ठीक है ना। हम देखेंगे वो लोग ड्राफ्ट अपना मतलब कि अच्छा ड्राफ्ट प्रस्तावित कर रहे हैं या नकली ड्राफ्ट प्रस्तावित कर रहे हैं। क्योंकि राघव चड्डा के जैसे बहुत सारे नकली लोग हैं, अरविंद केजरीवाल के जैसे बहुत सारे नकली लोग हैं, वरुण गांधी के जैसे बहुत सारे नकली लोग हैं जो देश में गलत गलत कानून लागू करवाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग भी अगर उनमें से किसी संगठन में फंसे हुए तो वहां पे छोड़ दो और जो उचित कार्य है वो करो। आप जब तक कानून का ड्राफ्ट आपको ही नहीं पता होगा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या लागू करेंगे? वो कोई भी नकली कानून लागू कर देंगे। उनको विदेशी शक्तियों का, भाई अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और विदेशी हथियार निर्माता कंपनियों के कंट्रोल में ये लोग काम करते हैं, भारत के मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग, ठीक है ना। तो वो और फार्मा कंपनियों उनको लाखों करोड़ों अरबों रुपए देती हैं, तो वो क्यों आपके लिए काम करेंगे? पहली बात तो उनको नौकरी से हटाने का डर हो ना, तो भाई मतदाताओं के मत से ईमानदारी से चुने जाएंगे तो उनको डर होगा। तो पहली बात तो सभी मतदाताओं को बैलेट पेपर का विकल्प मिले। और दूसरी चीज, गौ नीति कानून लागू करें। गौ नीति कानून लागू करवाने के लिए उसको प्रधानमंत्री को संसद में पास कराने की जरूरत नहीं है और मुख्यमंत्री को विधानसभा में पास करवाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट साइन करके लागू कर सकता है। जैसे कि लॉकडाउन लगा था, नोटबंदी लगी थी और बहुत सारी चीजें जो कानून ये लोग लागू करते हैं, इमरजेंसी वगैरह, ये सीधा ये लोग मतलब लागू कर सकते हैं। और इसमें देखो, देश की जो बड़ी आबादी है उसका लाभ है, तो हमारे लाभ के लिए कोई कानून छप रहा है तो हमेशा उचित ही होता है, अनुचित नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हमको मजबूर करना पड़ेगा, तभी वो लोग ये कानून लागू करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर या बिना जुड़े भी अगर हर कोई ने पोस्ट कार्ड भेजना चाहते हैं, जंतर मंतर के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और सच में इस देश को और इस देश के नागरिकों को, गायों को, हिंदुओं को बचाना चाहते हैं और देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस और जजों का भ्रष्टाचार, मंत्रियों का भ्रष्टाचार, अन्याय, ये सभी चीजों को खत्म करना चाहते हैं, तो आप लोग गौ नीति कानून, हिंदू वोट कानून, वोट वापसी पासबुक कानून, जूरी कोड कानून और भी रेफरेंडम का कानून, सज्जन नागरिकों को बंदूक रखने का कानून, बहुत सारे कानूनों का ड्राफ्ट rrpindia.in वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है ना, जो कि राइट टू रिकॉल पार्टी का अनऑफिशियल वेबसाइट है rrpindia.in। मेरा फोन नंबर है 8810640928। आप इस पर मतलब वेबसाइट पे जाके आप कानूनों का ड्राफ्ट पढ़ सकते हैं या आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं या मैसेज पे बात कर सकते हैं या मुझको आप मैसेज करके इस कानून का ड्राफ्ट मांग सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि कल, आज 4 अप्रैल 2026 है, कल 5 अप्रैल 2026 है, कल रविवार 5 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन है जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भारत के सभी लोगों को वहां पर आने के लिए विनती कर रहे हैं।
जितने ज्यादा लोग जंतर मंतर पे कल 5 बजे पहुंचेंगे, उतना ही ज्यादा सरकार पर दबाव बनेगा। धन्यवाद। आप लोग जरूर आए।